हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर से सेकंड यूनिट, जो कि है थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू डेवलपमेंट। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉग्निटिव एंड सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज, यानी कि संज्ञानात्मक एवं सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसमें हम पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर और बंडूरा की जो थ्योरी हैं उनको पढ़ेंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कवर करने जा रही हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें सोचने, समझने, सीखने और सामाजिक इंटरेक्शन का काफ़ी रोल होता है। कॉग्निटिव थ्योरीज हमें बताती हैं कि बच्चे कैसे नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, और सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज हमें बताती हैं कि सोसाइटी, कल्चर और दूसरे लोगों को देखकर जो सीखना है, जो लर्निंग है, वो कैसे होती है। तो इस फील्ड के जो चार बड़े साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं वो है जीन पियाजे, ली वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर और अल्बर्ट बंडूरा। तो इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले है जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो जीन पियाजे को फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी माना जाता है। उन्होंने कहा है कि बच्चा एक एक्टिव लर्नर है जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके अपनी नॉलेज गेन करता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो अब इसके की कॉन्सेप्ट्स हैं स्कीमाज, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। तो स्कीमा जो होता है वो मेंटल स्ट्रक्चर जो वर्ल्ड को समझने के लिए बनाते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ नई देखी है, उसको हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, तो वो एक टाइप से हो जाता है स्कीमा, कि हमने मेंटल स्ट्रक्चर में कुछ गेन किया है। उसके बाद एसिमिलेशन होता है नई इन्फो को पुराने स्कीमा में फिट करना। जैसे किसी बच्चे ने चिड़िया देखी तो उसको पता चल गया कि वो चिड़िया है, लेकिन दूसरी बार जब वो कौवे को देखता है तो उसमें एसिमिलेट करता है, उस नई इन्फो को भी वो अपने माइंड में ऐड करता है। अकोमोडेशन होता है जब वो दो चीज़ों में मॉडिफाई करना सीख जाता है, उसे पता चल जाता है कि ये उड़ने वाली चीज़ चिड़िया नहीं, ये कौवा है। तो वो जब अपने स्कीमा में मॉडिफाई करता है तो उसे अकोमोडेशन बोलते हैं। उसके बाद जो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में बैलेंस करना समझ जाता है, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन। उसके बाद है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इन्होंने 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात की है। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल तक होती है। इसमें सेंसेस और एक्शन से नॉलेज गेन होती है और ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें देखने को मिलता है। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल तक होती है। इसमें सिंबल्स और लैंग्वेज, ईगोसेंट्रिज्म और कंजर्वेशन की कमी बच्चे में देखने को मिलती है। फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल तक होती है। इसमें लॉजिकल थिंकिंग विद कंक्रीट ऑब्जेक्ट, कन्वर्जेशन और क्लासिफिकेशन, ये सब बच्चे को करना आ जाता है। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 से ज़्यादा साल तक के बच्चों में पाई जाती है। उसमें बच्चा क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को सीख जाता है और उसमें जो हाइपोथेटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है। अब इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं कि इसमें बच्चे जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पर फोकस करना चाहिए, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ पर फोकस करना चाहिए, टीचर को फैसिलिटेटर की तरह काम करना चाहिए, ना कि इंफॉर्मेशन गिवर। टीचर का काम ये नहीं होना चाहिए कि बस हम उनको इन्फॉर्मेशन दे दें, बल्कि ये होना चाहिए कि हम बच्चे को स्टेप बाय स्टेप गाइड करें। जहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ रही है, हम बच्चे को गाइड करें। उसके बाद थर्ड है डिस्कवरी लर्निंग को प्रमोट करना। इसके बाद नेक्स्ट है ली वाइगोत्स्की सोशो कल्चरल थ्योरी। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि लर्निंग एक सोशल और कल्चरल प्रोसेस है। पियाजे ने इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन पर जोर दिया है, लेकिन वाइगोत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल टूल्स को एम्फेसाइज किया है। अब इसके की कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि ZPD। तो जो बच्चा अकेला नहीं कर सकता मगर थोड़ी हेल्प से कर सकता है, हम उसे कहते हैं ZPD। अगर बच्चा कुछ काम कर रहा है, वो उसमें अटक जाता है, तो हम उसको हेल्प देते हैं तो वो उस काम को कर लेता है। जो हमने उस बच्चे को हेल्प दी है, उस हेल्प को कहते हैं, उस सपोर्ट को कहते हैं स्काफोल्डिंग। नेक्स्ट है मोर नॉलेजेबल अदर, MQ। ये MQ वो व्यक्ति होता है जो ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, जो स्काफोल्डिंग बच्चे को देता है, बच्चे को सपोर्ट देता है। ये बच्चे के टीचर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर उसके पीयर ग्रुप में से कोई हो सकता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज। थॉट का जो मेन टूल होता है वो लैंग्वेज होता है। इसमें प्राइवेट स्पीच होती है, सेल्फ रेगुलेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी गई है। नेक्स्ट इसकी एजुकेशनल एम्प्लीकेशंस में हम देखते हैं कि बच्चे को कोलैबोरेटिव लर्निंग पर ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी कि ग्रुप वर्क करें, पीयर ट्यूटरिंग करें।
उसके बाद है डायलॉग, क्वेश्चनिंग और डिस्कशन। ये सब भी क्लास में बच्चों के साथ होना चाहिए। टीचर एज अ गाइड एंड को लर्नर, तो जो टीचर है वो भी एज अ गाइड काम करे, एज अ को लर्नर काम करे। नेक्स्ट है कल्चरल टूल्स का यूज़, यानी कि पढ़ाते समय बच्चों को बुक्स, टेक्नोलॉजी और सिंबल्स, इन सब का यूज़ टीचर को करना चाहिए। नेक्स्ट है जेरोम ब्रूनर्स कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसमें ब्रूनर कहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो तो हर एज के बच्चे को सिखाया जा सकता है। लर्निंग हमेशा एक्टिव और डिस्कवरी बेस्ड होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं जेरोम ब्रूनर। तो इन्होंने की कॉन्सेप्ट दिए हैं। फर्स्ट है मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसमें तीन पार्ट्स हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इनएक्टिव 0 से 3 साल तक होती है, इसमें जो बच्चा है वो अपने एक्शंस के थ्रू सीखता है। आइकॉनिक स्टेज में बच्चा इमेजेस और विजुअल लर्निंग से विजुअल से सीखता है। सिंबॉलिक स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और लैंग्वेज जो है वो बच्चे में देखने को मिलती है। फिर है स्पाइरल करिकुलम। तो एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार रिविजिट करना, लेकिन हर बार ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से। तो इसमें क्या है, अगर हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो उसको हमें अपने पीछे वाली सीखी हुई चीज़ से रिलेट करके बच्चे को सिखाना चाहिए। यानी कि टीचर ने अगर आज कोई टॉपिक करवाया है तो उस टॉपिक को कल के टॉपिक से अगर वो रिलेट करके कराएंगी तो वो हो जाएगा स्पाइरल करिकुलम। फिर डिस्कवरी लर्निंग, इसमें स्टूडेंट खुद एक्सप्लोर करके अपनी नॉलेज को गेन करता है। अब इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है कि इंटरेक्टिव सेशन होने चाहिए, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, स्टोरी, विजुअल और मॉडल्स, सिंबल्स, इन सब का यूज़ बच्चे की स्टडीज़ के टाइम पर करना चाहिए। करिकुलम को स्पाइरल फॉर्म में डिज़ाइन करना चाहिए, यानी कि पीछे की जो नॉलेज है बच्चे की उससे रिलेट करके बच्चे को सिखाना चाहिए। क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज टीचर्स को करना चाहिए। नेक्स्ट है एल्बर्ट बंडूरा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। तो इसमें बंडूरा कहते हैं कि लर्निंग दूसरों को देखकर और उनका इमिटेशन करके होता है। जब हम किसी को कुछ काम करता हुआ देखते हैं और हम उसकी नकल करते हैं तो इससे लर्निंग होती है। तो इसे सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। इसके की कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि मॉडलिंग, किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके सीखना। तो इसकी प्रोसेस क्या होती है, फर्स्ट है अटेंशन, रिटेंशन, देन रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अटेंशन करेंगे, यानी कि किसी चीज़ पर ध्यान देंगे। रिटेंशन यानी कि जिस चीज़ पर ध्यान दिया है उसे याद रखेंगे। रिप्रोडक्शन यानी कि जो चीज़ें हमने याद रखी है उसको हम इमिटेट करेंगे, यानी कि हम उसको खुद से करके देखेंगे। मोटिवेशन में होता है कि हम उस सेम काम को करने की इच्छा अपने मन में जताएंगे। फिर है सेल्फ एफिकेसी। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने ऊपर बिलीव करता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर बोबोडोल एक्सपेरिमेंट है जो कि ब्रूनर ने दिया है, बंडूरा ने दिया है। इसमें जो चिल्ड्रन ने सीखा कि अग्रेशन बिहेवियर, इसमें बच्चों ने जो अग्रेशन बिहेवियर है उसको इमिटेट किया था। इसमें क्या हुआ कि एक रूम में एक डॉल को रखा गया था और कुछ बच्चों को वहाँ पर बिठाया गया था, और किसी बड़े इंसान ने आकर जब उस डॉल पर अपना जो अग्रेशन है वो निकाला तो सेम वही चीज़ बच्चों ने देखकर सीखी। तो इसमें जो बंडूरा है वो कहते हैं कि बिहेवियर को ऑब्जर्व करके ही बच्चे सीखते हैं। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं कि टीचर्स और पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना चाहिए। रीइंफोर्समेंट और इनकरेजमेंट मोटिवेशन बढ़ाते हैं, तो ये सब बच्चे को देनी चाहिए। रोल प्ले, डेमोन्स्ट्रेशन और इन सभी जो एड्स हैं बच्चों के लिए उन सब का यूज़ करना चाहिए। और बच्चों की सेल्फ एफिकेसी को इन्हेंस करना चाहिए। तो जब हम इन चारों में पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर और बंडूरा में कंपैरिजन करते हैं तो जो पियाजे है वो इंडिविजुअल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ पर बात करते हैं, वाइगोत्स्की सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस और ZPD का फोल्डिंग MQ इन सब पर बात करते हैं, और ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग, स्पाइरल करिकुलम पर बात करते हैं, और बंडूरा लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग एंड मॉडलिंग पर बात करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो कॉग्निटिव थ्योरीज हमें बताती हैं कि बच्चा अपने माइंड के थ्रू नॉलेज बनाता है, और सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज बनाती हैं कि बच्चा सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज ये बताती हैं कि बच्चा सोसाइटी और दूसरों को देखकर कैसे सीखता है। तो जो एजुकेशन के टाइम पे इन दोनों में भी बैलेंस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोबारा से देखते हैं कि जो पियाजे और ब्रूनर एक्टिव डिस्कवरी पर फोकस करते हैं,
सोशल इंटरेक्शन पर फोकस करते हैं वाइगॉत्स्की, और पॉजिटिव मॉडलिंग और मोटिवेशन पर फोकस करते हैं बंडूरा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं साइको सोशल थ्योरी ऑफ एरिक्सन। इसमें एरिक्सन बताते हैं कि पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट सिर्फ चाइल्डहुड तक ही नहीं बल्कि पूरे लाइफ स्पैन में होता है, और इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। एरिक्सन ने 8 स्टेजेस बताई हैं साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के, जिसमें हर स्टेज पर एक क्राइसिस आता है। अगर उस क्राइसिस का सॉल्यूशन पॉजिटिव होता है तो हेल्दी पर्सनैलिटी बनती है, और अगर नेगेटिव हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फर्स्ट स्टेज है इन्फेंसी की, जो कि 0 से 1 साल तक होती है, और इसमें ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है वो डेवलप होता है। तो अगर केयर गिवर्स किसी बच्चे को, अपने बच्चे को प्यार, केयर और सेफ्टी देते हैं तो बच्चे में ट्रस्ट बनता है, लेकिन उसे इग्नोर किया जाता है, उसे नेग्लेक्ट किया जाता है, उसे इल ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उसमें मिसट्रस्ट डेवलप होता है। तो बच्चे में विश्वास तभी विकसित होता है जब बच्चे को प्यार और जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, वो मिलती है। अब नेक्स्ट अर्ली चाइल्डहुड 1 से 3 साल तक होती है। इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट डेवलप होता है। बच्चा इंडिपेंडेंस सीखता है अर्ली चाइल्डहुड की एज में, जैसे कि टॉयलेट ट्रेनिंग, खाना खाना, कपड़े पहनना। तो जब पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं तो उसमें ऑटोनॉमी आती है, और जब पेरेंट्स उसको पनिश करते हैं, उसके साथ स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं, तो उसमें शेम एंड डाउट आता है। तो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को अपने काम खुद करने देने की जो अपॉर्चुनिटी है वो देनी चाहिए, ताकि उसमें ऑटोनॉमी डेवलप हो सके। फिर प्री स्कूल 3 to 6 ईयर्स तक इसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट डेवलप होता है। बच्चे नई नई एक्टिविटीज़ में इनिशिएटिव लेना इस टाइम पर शुरू कर देते हैं। तो अगर बच्चे को इनकरेज किया जाता है तो इनिशिएटिव डेवलप होगा, और अगर उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए, उनको डीमोटिवेट किया जाए, तो इसमें गिल्ट डेवलप होगा। नेक्स्ट 6 से 12 साल तक स्कूल एज में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी डेवलप होती है। स्कूल में नए नए स्किल्स और नॉलेज बच्चे को इस टाइम पर मिलती रहती है। तो सक्सेस और प्रेज अगर बच्चे को मिलती है तो कॉन्फिडेंस आता है और इंडस्ट्री डेवलप होती है। लेकिन अगर बच्चा बार बार फेल हो रहा है, उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो वो उसमें इन्फीरियरिटी डेवलप होती है। उसके बाद एडोलेसेंस 12 से 18 साल तक आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन डेवलप होता है। तो टीनेजर्स वैल्यू, बिलीव्स और करियर को इस एज में एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर उन्हें पॉजिटिव अगर चीज़ें मिलती हैं तो उनकी जो आइडेंटिटी है वो स्ट्रॉन्ग बनती है, लेकिन अगर वो कंफ्यूज रहते हैं तो उनका रोल कन्फ्यूज़न और इंस्टेबिलिटी उनमें देखने को मिल सकती है। यंग अडल्टहुड 18 से 40 साल में इंटीमेसी और आइसोलेशन डेवलप होता है। तो यहाँ पर फोकस होता है क्लोज रिलेशनशिप्स और कमिटमेंट बनाने पर। अगर रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहते हैं तो इंटीमेसी बनती है, और अगर फेल हो जाते हैं तो आइसोलेशन और लोनलीनेस, जो अकेलापन है, वो उनमें डेवलप होता है। मिडिल अडल्टहुड 40 से 65 ईयर्स में जनरेटिविटी और स्टैग्नेशन डेवलप होता है। तो अडल्ट अपना योगदान देते हैं अपनी फैमिली को, अपने वर्क को और अपनी सोसाइटी में। तो जब उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो उनको लगता है कि उनमें केयर, प्रोडक्टिविटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब अगर उनको मिलती हैं तो उनमें जनरेटिविटी आती है। लेकिन अगर उन्हें नेग्लेक्ट किया जाता है, सेल्फ सेंटर्ड अगर वो हो जाते हैं, वो अकेला फील करते हैं, तो उसमें स्टैग्नेशन उनको मिलती है। नेक्स्ट लेट एडल्टहुड 65 प्लस ईयर में इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर जो है वो देखने को मिलता है। तो लाइफ के जो उतार चढ़ाव में जब लोग अपने उस जीवन को रिफ्लेक्ट करते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने लाइफ में कुछ मीनिंगफुल किया है, तो उससे उनके अंदर इंटीग्रिटी डेवलप होती है। लेकिन जब वो देखता है कि उनकी कोई अपॉर्चुनिटीज़ पास्ट में वेस्ट हो गई, तो उन्हें डिस्पेयर और रिग्रेट होता है। तो ये जो होता है ये लेट एडल्टहुड में होता है, जो कि 65 से ज़्यादा ईयर्स में देखा जा सकता है। अब इसकी जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, तो टीचर्स को छोटे बच्चों के लिए ट्रस्टफुल और सेफ एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। बच्चों को इंडिपेंडेंस और डिसीजन मेकिंग के चांस देने चाहिए। क्रिएटिविटी को इनकरेज करना चाहिए, और जब बच्चे को कोई नई अचीवमेंट मिल रही है तो उसको प्रेज़ करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। एडोलेसेंट की एज में बच्चों को करियर और के लिए गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए।
उसके साथ ही टीम वर्क और कोऑपरेशन को बढ़ावा देना चाहिए। और इसके बाद हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि एरिक एरिक्सन का जो साइको सोशल थ्योरी हमें ये सिखाता है कि पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट पूरे जीवन भर होता है। हर स्टेज में एक क्राइसिस आता है और अगर हम उस क्राइसिस से पॉजिटिवली क्राइसिस को पॉजिटिवली हैंडल करते हैं तो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी बनती है। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ भी नेगेटिविटी आ जाती है तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी नेगेटिव हो जाती है। तो हमें अपनी लाइफ की क्राइसिस को हमेशा पॉजिटिवली सोल्व करना चाहिए ताकि जो हमारी हेल्दी और बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है वो बनी रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ फ्रूड। तो सिगमंड फ्रूड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा जो बिहेवियर है वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड से नहीं बल्कि अनकॉन्शियस डिज़ायर्स, इंस्टिंक्ट्स और बचपन के एक्सपीरियंस से काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। तो उनके द्वारा कुछ दिए गए की कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। तो उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में ईड, ईगो और सुपर ईगो की बात की है। तो उन्होंने बताया है कि 3 टाइप की पर्सनैलिटी होती हैं। फर्स्ट जो ईड पर्सनैलिटी होती है, ऐसे लोगों को इमीडिएटली जो प्लेजर है वो चाहिए होता है, उन्हें तुरंत सुख चाहिए। जैसे कि उस बच्चे को अगर केक खाना है तो वो उसको सारा खा जाएगा, तो उसको इमीडिएट सुख चाहिए होता है। लेकिन जो ईगो वाले बच्चे होते हैं वो ईड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस करते हैं। तो उनका ये होता है अगर उसको वो केक खाना है तो उसको जितनी नीड है, जितनी भूख है, वो उतना ही खाएगा। सुपर ईगो में जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो सुपर ईगो वाले जो बच्चे होते हैं वो दिखाते हैं कि वो लालच नहीं दिखाएंगे, वो उस केक को देखकर मना भी कर सकते हैं कि हमें ये नहीं खाना है क्योंकि ये अनहेल्दी होता है। तो इन 3 टाइप की पर्सनैलिटी की बात फ्रूड ने की है। उसके बाद उन्होंने 3 टाइप ऑफ जो 3 लेवल है माइंड के उनके बारे में बताया है। फर्स्ट है कॉन्शियस, सेकंड है प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस, थर्ड है अनकॉन्शियस। तो सब कॉन्शियस माइंड में हमारे वो मेमोरीज होती हैं जो इंस्टिंक्ट मेमोरी होती है, जिनसे हम अवगत हैं, जो कि हमें याद हैं। प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस जो माइंड होता है उसमें वो मेमोरीज होती हैं जिन पर अगर हम थोड़ा सा जोर डालते हैं तो वो हमें याद आ जाती हैं। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में हमारी दबी हुई मेमोरीज होती हैं जिन पर ज़्यादा जोर डालने पर भी वो हमें याद नहीं आती हैं। तो जो ये अनकॉन्शियस माइंड है ये हमारे बिहेवियर को स्ट्रांगली कंट्रोल भी करता है। उसके बाद फ्रूड बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म की। उन्होंने बताया कि हमारी एंजाइटी को कम करने के लिए जो इंसान है वो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करता है। जैसे कि वो रिप्रेशन का यूज़ करेगा, यानी कि अपनी इच्छाओं को दबा देगा, डिनाइल करेगा। अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको मानने से मना कर देगा, उसको अस्वीकार कर देगा। प्रोजेक्शन करेगा वो, जैसे कोई बच्चा है उसके अगर टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं तो वो प्रोजेक्ट करेगा, वो एक्सक्यूज देगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। रैशनलाइजेशन में बच्चा तर्क संगत करता है, जैसे अगर उसके टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं और साथ ही जो क्लास मॉनिटर है उसके भी कम मार्क्स आए हैं तो वो ऐसे करेगा कि उसके इतने मार्क्स आए हैं तो मेरे तो इतने ठीक आए हैं, तो मतलब वो ऐसे तर्क संगत भी करेगा। रिग्रेशन में पीछे लौटना, वो अपने एंजाइटी से बचने के लिए कुछ ऐसी हरकतें करेगा जो कभी उसने पीछे बचपन में की हैं। तो ये जो सभी डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं ये टीचर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं किसी भी बच्चे के बिहेवियर को समझने के लिए। उसके बाद फ्रूड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में भी बात करते हैं। तो उनके हिसाब से जो पर्सनैलिटी है वो 5 स्टेजेस में डेवलप होती हैं। तो हर स्टेज में एक एरोजेनस जोन होता है, यानी कि प्लेजर एरिया होता है। जैसे कि जो ओरल स्टेज होती है 0 से 1 साल तक, इसमें देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो टोटली अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं और उस टाइम पर जो उनका प्लेजर होता है वो सकिंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट एनल स्टेज जो कि 1 से 3 साल तक होती है, इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग पर बच्चा फोकस करता है, उसे टॉयलेट ट्रेनिंग आ जाती है, वो उस पर कंट्रोल करना सीख जाता है। फेलिक स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो अपने जो अपोजिट सेक्स हैं उनके साथ अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। इसमें जैसे जब बच्चे अपनी मम्मी से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं तो उसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, और जब लड़कियाँ अपने पापा से ज़्यादा अट्रैक्ट रहती हैं तो उसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो उन्हें अपने जेनाइटल्स के बारे में जानने की काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है।
उसके बाद लेटेंसी स्टेज जो कि 6 से 12 साल तक होती है, इसमें जो सेक्सुअल इम्पल्स हैं वो डोरमेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो अपनी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट को छोड़कर अपना जो फोकस है वो अपनी दोस्ती, अपने फ्रेंड्स, अपनी लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जेनाइटल स्टेज जो कि 12 से ज़्यादा साल तक होता है, उसमें जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है बच्चों के अंदर वो आती है। इसमें जो बच्चे हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना शुरू कर देते हैं, अडल्ट बनना वो शुरू कर देते हैं। अब इसके कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। इसमें है कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एजुकेशन और पर्सनैलिटी पर डीप इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसीलिए टीचर्स को ध्यान देना चाहिए या पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि उनके साथ बचपन में कुछ ऐसा ना हो जो आगे चलकर उनकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट कर पाए। तो टीचर को छोटे बच्चों को इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, उन्हें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। और स्टूडेंट के बिहेवियर को समझने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करना टीचर के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। फिर उसके बाद लेटेंसी स्टेज में हेल्दी पीयर रिलेशनशिप्स को एनकरेज करना चाहिए और एडोलेसेंस को आइडेंटिटी और रिलेशनशिप के लिए प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी देनी चाहिए। तो इसमें हमने देखा कि फ्रूट ने हमें बताया कि हमारे अनकॉन्शियस जो मोटिव्स होते हैं और बचपन के एक्सपीरियंस हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है इकोलॉजिकल थ्योरी बाय ब्रोनफेन-बर्नर। इसमें ब्रोनफेन-बर्नर कहते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट सिर्फ उसके पर्सनल ट्रेट्स पर ही नहीं बल्कि उसके एनवायरनमेंट के मल्टीपल लेयर्स पर डिपेंड करता है। वो कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक रेसिप्रोकल प्रोसेस है। जैसे जब बच्चा एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है तो एनवायरनमेंट बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है। बच्चा अलग अलग एनवायरमेंटल सिस्टम्स में ग्रो करता है, जैसे कि फैमिली, पीयर्स और स्कूल, सोसाइटी, ये सब उसके विकास को, उसकी जो डेवलपमेंट है उसको शेप करने में हेल्प करते हैं। उन्होंने 5 एनवायरमेंटल सिस्टम्स के बारे में बात की है: माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। तो सबसे पहले माइक्रो सिस्टम में वो बताते हैं कि जो ये माइक्रो सिस्टम है ये बच्चे से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। इसमें बच्चे का इंटरेक्शन डायरेक्टली होता है। तो ये जो बच्चे का इमीडिएट एनवायरनमेंट है, इसमें बच्चे की फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप्स और नेबरहुड ये सब आते हैं। जैसे कि जब पेरेंट्स और बच्चे का इंटरेक्शन और टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है वो होता है माइक्रो सिस्टम में। उसके बाद मीज़ो सिस्टम जो होता है वो माइक्रो सिस्टम से रिलेट करता है। इसमें कैसे क्या होता है, जो फैमिली के एटीट्यूड है वो बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। तो जैसे अगर फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो वो बच्चे की एजुकेशन को अफेक्ट कर सकता है। तो ये माइक्रो सिस्टम और मीज़ो सिस्टम के बीच का एक कनेक्शन होता है। एक्सो सिस्टम में इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट होता है जो बच्चे को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करता है पर बच्चे को अफेक्ट इसका करता है। जैसे कि पेरेंट्स का वर्क प्लेस हो गया, स्कूल मैनेजमेंट हो गई। पेरेंट्स के वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने आकर वो गुस्सा बच्चे पर उतार दिया, या स्कूल मैनेजमेंट ऐसा था कि बच्चे पर उसका इनडायरेक्ट जो इफेक्ट है वो दिखने को मिला। तो ये आता है एक्सो सिस्टम में। उसके बाद मैक्रो सिस्टम में आते हैं कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वैल्यूज़, जैसे कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, कल्चरल बिलीफ होते हैं, ये सब भी बच्चे को जब अफेक्ट करते हैं वो मैक्रो सिस्टम में आता है। उसके बाद जो क्रोनो सिस्टम होता है, क्रोनो सिस्टम टाइम डायमेंशन होता है। इसमें लाइफ में अलग अलग ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं, अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि फैमिली में कोई डिवोर्स हो जाना, पेंडेमिक आ जाना, या फिर कोई और ट्रॉमा, एक्सीडेंट, ये सब इसमें आ सकते हैं। अब इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है कि टीचर्स को ये समझना होगा कि फैमिली और पीयर्स का बड़ा रोल होता है किसी भी बच्चे की लर्निंग में। तो इसीलिए टीचर्स को हर बच्चे को अच्छे से समझना चाहिए। और उसके बाद स्कूल और फैमिली के पार्टनरशिप से स्टूडेंट डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव होती है। अगर स्कूल और पेरेंट्स जो हैं वो अच्छे से रिलेशनशिप बनाए रखेंगे, टाइम टू टाइम अपने बच्चे की रिपोर्ट लेंगे या स्कूल पेरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट करके रखेगा, तो ये बच्चे को अच्छी डेवलपमेंट देंगे। उसके बाद हर बच्चे का जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है वो अलग होता है। तो हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को टाइम के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर अब डिजिटलाइजेशन का टाइम है तो जो स्कूल है, स्कूल करिकुलम में भी ये सब ऐड करना चाहिए। तो इसके कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि इकोलॉजिकल थ्योरी हमें ये सिखाता है कि डेवलपमेंट एक होलिस्टिक प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू ब्रोनफेन-बर्नर।
नेक्स्ट थ्योरी होलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट बाय रुडोल्फ स्टीनर में हम देखते हैं कि जो रुडोल्फ स्टीनर हैं उन्होंने बताया कि एजुकेशन सिर्फ फिजिकल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इमोशनल, सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसीलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि एजुकेशन शुड डेवलप द होल चाइल्ड, हेड, हार्ट एंड हैंड्स। इसमें हेड का मतलब है थिंकिंग, हार्ट का मतलब है फीलिंग और हैंड्स का मतलब है डूइंग। उन्होंने कोर आइडिया दिया कि जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, जैसे कि फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल, आर्टिस्टिक और स्पिरिचुअल, ये सब इसमें आते हैं। एजुकेशन को बचपन की जो नेचुरल रिदम है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब कि इसमें टीचर्स को देखना चाहिए कि बच्चे की जो लर्निंग की स्पीड है, लर्निंग का रेट है, उसकी पेस क्या है, वो किस हिसाब से सीखता है चीज़ों को। लर्निंग का असली मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना नहीं है, बल्कि बच्चे की इनर पोटेंशियल को नर्चर करना है, ऐसा स्टीनर का मानना था। टीचर्स को एक गाइड और फैसिलिटेटर माना है उन्होंने, ना कि सिर्फ नॉलेज ट्रांसमीटर। तो उनका मानना था कि जो टीचर है उनको एज अ फैसिलिटेटर काम करना चाहिए, ना कि बस नॉलेज ट्रांसमीटर। तो उन्होंने डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में बात की है। तो फर्स्ट स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड। इन्होंने बताया है कि अर्ली चाइल्डहुड में फिजिकल ग्रोथ और सेंसरी एक्सपीरियंस पर ध्यान होता है, मतलब ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर होता है। इस एज में बच्चे इमिटेशन, प्ले, मूवमेंट के ज़रिए कुछ भी चीज़ है वो सीखते हैं, जैसे कि स्टोरी टेलिंग से, पेंटिंग से या फिर आउटडोर प्ले से। मिडिल चाइल्डहुड 7 से 14 साल के बीच में ये स्टेज इमेजिनेशन, इमोशन और क्रिएटिविटी का होता है। जो बच्चों की मेमोरी है, मोरल सेंस है, आर्टिस्टिक एबिलिटी है, वो इसी एज में डेवलप होती हैं। तो टीचर्स को इस एज में स्टोरी, ड्रामा, आर्ट और इमोशनली रिच जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो करनी चाहिए, ताकि बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो उसको अच्छा बनाया जा सके। एडोलेसेंस 14 से 21 साल में जो फोकस होता है वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग पर, इंडिविजुअलिटी पर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। इसमें रीजनिंग, इंडिपेंडेंट जजमेंट और सेल्फ आइडेंटिटी जो है वो डेवलप होती है, जैसे कि डिबेट, साइंटिफिक इंक्वायरी, कम्युनिटी प्रोजेक्ट, सोशल सर्विस, ये सब हम इस एज में कर सकते हैं। और अगर हम ये चीज़ें करें भी तो जो डेवलपमेंट है वो और अच्छी हो सकती है। उसके बाद उन्होंने कुछ की प्रिंसिपल्स की बात की है, जैसे कि बैलेंस ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड। तो उन्होंने बताया कि जो डेवलपमेंट है वो इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और प्रैक्टिकल एक साथ होती है। दूसरा, आर्ट एंड क्रिएटिविटी में उन्होंने बताया कि जो म्यूज़िक, ड्रामा, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग है, ये एजुकेशन का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेचर एंड एनवायरनमेंट के बारे में उन्होंने बोला कि नेचर के कांटेक्ट में रहना बच्चों को हेल्दी ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर बच्चे नेचर के कांटेक्ट में रहेंगे तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छी होगी। मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, बच्चे की अच्छे कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए हमें उनको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ उनको देनी चाहिए। और जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है वो एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड होना चाहिए, जो कि बच्चे को इमोशनल सिक्योरिटी देता है। बच्चा इस बॉन्ड से बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है, वो अपने व्यूज़ अपने टीचर के सामने रख सकता है, वो उससे डरे नहीं। इसलिए जो टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अब इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, एग्ज़ाम सेंटर्ड नहीं। दूसरा, ड्राइंग, सिंगिंग, ड्रामा, ऐसी एक्टिविटीज़ को करिकुलम में ऐड करना चाहिए। उसके बाद स्कूल को वैल्यूज़, एम्पैथी, कोऑपरेशन और कम्युनिटी स्पिरिट को भी प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद है फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ, इन सभी पर इक्वल जो इम्पोर्टेंस है वो देनी चाहिए। उसके बाद जो असेसमेंट है वो होलिस्टिक होना चाहिए, बच्चे की स्किल्स, क्रिएटिविटी, सोशल बिहेवियर, इन सब को मेजर करना भी काफ़ी ज़रूरी है। और रोट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो स्टीनर का जो होलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है वो हमें ये बताता है कि एजुकेशन का असली पर्पज़ है बच्चे का विकास, बच्चे का डेवलपमेंट। या वो डेवलपमेंट केवल माइंड का नहीं, बल्कि सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव, इन सभी का बैलेंस होना चाहिए, जहाँ पर उन्होंने वर्ड्स का यूज़ किया है हेड, हार्ट एंड हैंड।